हाय एवरीवन, आज की सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज हम लोग जो हमारी सीरीज चल रही है जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जो उत्तर लेखन, उसी पर आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज का ये जो सीरीज है वो 5वां सीरीज है। इससे पहले हमने 4 वीडियो आपको डिफरेंट टॉपिक पर और उसके प्रश्न और उसके मॉडल उत्तर आपके साथ चर्चा किया था। आज जो हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे 5वां, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी छात्र हमारे इम्प्रूवमेंट कोर्स में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं और वो ज्वाइन करना चाहते हैं और इस बार मेंस देने वाले हैं, इस इम्प्रूवमेंट कोर्स में आपको 2 चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। पहला, इसमें 70 डेज का वीडियो मिलेगा जिसमें कि जीएस पेपर जो पेपर नंबर 3 से लेके पेपर नंबर 6 तक है, हर एक टॉपिक पर आपके साथ चर्चा किया जाएगा। और साथ ही इसमें 40 टेस्ट सीरीज जो मेंस के लिए होंगे, जिसमें कि 16 जो होंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज लिए जाएंगे और 24 जो होगा वो सेक्शनल टेस्ट सीरीज लिया जाएगा। तो जो भी छात्र इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं जल्दी जुड़ जाएं। इससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, तो हमारा जो स्वरूप लर्निंग ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और वहीं पर स्टोर में जाइएगा, स्टोर सेक्शन में आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी आपको वहां पर 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप वहां पर कोड यूज कीजिएगा, डिस्काउंट कोड SVA20 SVA20, तो आपको 20% वहां पर डिस्काउंट मिलेगा और ये आपके लिए बहुत ही बेहतर कोर्स होगा और आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रश्न लिया गया है ये पॉलिटिक्स सेक्शन से लिया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं 3 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, 2 और 3। प्रश्न को अगर हम ध्यान से पढ़ें, ध्यान रखिएगा एग्जाम में भी आपको इसी तरह उपयोग करना है कि एग्जाम में जो भी प्रश्न आपको दिया गया है आप उनको केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़ें कि जो प्रश्न है उसका एक सही उत्तर क्या हो सकता है। अपने मन में उसकी रूपरेखा भी तैयार करें कि उत्तर लिखते वक्त किन किन पॉइंट को कहां कहां और किस तरह से लिखना है। सटीकता भी बहुत ज्यादा इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि एक सही उत्तर वही हो सकता है जो प्रश्न है उसका उत्तर लिखा जाए। अननेसेसरी चीजों को लिखने से अंक नहीं मिलते हैं। 3 प्रश्न है, इन तीनों प्रश्न का हम उत्तर आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपके लिए भी ये वर्क रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो भी सेशन लेते हैं उसमें आपको वर्क दिया जाता है कि आप इसका मॉडल उत्तर आप अपने से भी अभ्यास करें, इसका उत्तर लिखें। मॉडल उत्तर तो हम आपको उपलब्ध कराते ही हैं और चर्चा भी करते हैं। प्रश्न आप पढ़ लीजिए। आज भारतीय संविधान में राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं उनके कार्यकाल पर चर्चा करें। साथ ही राज्यपाल की शक्तियां और उनके कार्य पर विस्तृत चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होते हैं, निर्वाचित नहीं किए जाते हैं, इस कथन की व्याख्या करते हुए इसके कारण को दर्शाइए। और तीसरा प्रश्न है, संविधान में राज्यपाल को कुछ विशेष विवेकाधिकार प्राप्त होते हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये तीनों प्रश्न राज्यपाल पर है। हमारे संविधान में चूंकि राज्यपाल जो एक पद होता है, एक संवैधानिक पद होता है और राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न आप देखिएगा तो उसमें जो पूछा गया है, सबसे पहले तो राज्यपाल चूंकि एक संवैधानिक पद है तो संविधान में इसके क्या प्रावधान है, हर एक प्रावधान को आपको यहाँ पर लिखना है और खासकर इसमें आपको उन सारे चीजों को लिखना है जो उनके कार्यकाल हो गया, उनकी जो नियुक्ति के जो नियम हैं, किस तरह से वो नियुक्त होते हैं, वेतन हो गया और जो अन्य भत्ते वगैरह मिलते हैं उनके बारे में यहां पर आपको लिखना है। साथ ही राज्यपाल को बहुत सारे शक्तियां प्राप्त होती हैं। किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है वास्तविक शक्तियां उसी को प्राप्त होती है, परंतु जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल ही होता है और राज्यपाल को भी संविधान के तहत ही बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो उन सारे अधिकार, उनके शक्तियां और कार्य को यहाँ पर
मुख्य रूप से पूछा गया है। उसके बाद ये प्रश्न जो है, दूसरा और तीसरा प्रश्न इसी प्रश्न का बोलिए कि भाग है, बस हमने इसको अलग से लिखे हुए हैं, क्योंकि अगर प्रश्न संख्या 2 की भी बात करें तो इसमें पूछा गया है कि राज्यपाल किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त क्यों होते हैं, निर्वाचित क्यों नहीं होते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का चुनाव के माध्यम से वो अपने पद पर आते हैं, लेकिन एक राज्यपाल जो होता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो निर्वाचित होकर या फिर चुनाव के माध्यम से वो नहीं आते हैं। ऐसा क्यों कारण है, आखिर संविधान में ऐसा क्यों प्रावधान बनाया गया, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या ये 2 जो है वो अलग तरह से है, लेकिन हाँ उसको दर्शाना पड़ता है हमें, हम दर्शाएंगे आगे, हम आपको इसके रीजन भी बताएंगे। प्रश्न संख्या 3 भी प्रश्न संख्या 1 का ही भाग है। इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है कि शक्तियां और कार्य को लिखे, और इसमें सिर्फ एक विवेकाधिकार चीजों को पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1 तो ये 40 अंक के, बिल्कुल आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, और ये 800 शब्द में आपका होगा भी। लेकिन जो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 और 3 है, ये 40 अंक में तो लिखना पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि परीक्षा में पिछला बार भी किया था कि 40 अंक के प्रश्न जो थे 20-20 अंक करके 2 प्रश्न दे दिए गए थे, तो हमने भी वही किया हुआ है। प्रश्न संख्या 2 जो होगा ये 20 अंक का होगा, और ये भी 20 अंक का होगा, तो 40 अंक हो गया। और ये पूछा जाता है आपके परीक्षा में, तो ये 400 शब्द में आप लिख दीजिए, और ये भी आपका 400 शब्द में आप यहाँ पर लिखना है इसका उत्तर। क्लियर है? तो बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पर इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसका जो एक एक्सपेक्टेड जो उत्तर है वो क्या हो सकता है। सबसे पहले राज्यपाल के बारे में अगर हमें चर्चा करना है तो हमें यह देखना होगा कि राज्यपाल का जो नियुक्ति है वो किस तरह से होता है। और चूंकि इस प्रश्न में सबसे पहले पूछा गया है कि राज्यपाल का जो संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में चर्चा कीजिए, तो उसी के बारे में हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो संविधान में बताया गया है कि जो राज्यपाल होता है एक किसी राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे कि हमारे भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर संघ बनाते हैं, तो जो राज्यों में नियुक्त होते हैं उनको हम लोग राज्यपाल के नाम से जानते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्त होते हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर उपराज्यपाल के नाम से जानते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे लोकतंत्र या संविधान को 3 स्तंभों में बांटा गया है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो राज्यपाल किसके अंतर्गत आते हैं, तो कार्यपालिका का एक मुख्य अंग होता है, और ये एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में किसी राज्य में होते हैं। और अगर हम बात करें तो किसी राज्य के प्रमुख के रूप में काम करते हैं, और दूसरा एक राज्यपाल जो होता है एक कड़ी के जैसा भी काम करता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक कड़ी का काम करता है। क्योंकि एक राज्य को मुख्य रूप से या फिर चलाने का काम कौन करता है, मुख्यमंत्री। तो केंद्र और राज्य के बीच में एक कड़ी और एक माध्यम समन्वित करने का, कोऑर्डिनेट करने का काम जो होता है वो राज्यपाल करता है। राज्य के बारे में विभिन्न जो सूचनाएं हैं केंद्र को देना, केंद्र को अन्य जानकारी देना समय समय पर, ये कौन काम करता है, तो राज्यपाल ही काम करता है। तो उसी को हमने यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हमने लिखा। अब आते हैं, चलिए नियुक्ति से स्टार्ट करते हैं, किस तरह से एक राज्यपाल का नियुक्ति होता है। एक प्रश्न था प्रश्न संख्या 2, हम लोग इसमें जाने से पहले प्रश्न संख्या 2 को भी यहां पर चर्चा कर लेंगे। प्रश्न एक बार आप फिर देख लीजिए, प्रश्न क्या था कि एक राज्य के राज्यपाल नियुक्त होते हैं, निर्वाचित नहीं किए जाते हैं, ऐसा क्यों है, इसको बताना था। तो नियुक्ति के समय ही हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। नियुक्ति में किस तरह से नियुक्ति होती है, संविधान में तो नियुक्ति करने का प्रावधान बनाया, आखिर नियुक्ति का ही क्यों रखा गया, निर्वाचन का क्यों नहीं, तो उसको भी समझते हैं। जब संविधान सभा आजादी के बाद बनाई गई थी, तो जो संविधान सभा में जो सदस्य थे, जितने भी मेंबर थे, उनका सबसे पहले तो विचार था कि राज्यपाल को
निर्वाचित ही किया जाएगा, निर्वाचित ही किया जाएगा, वो भी चुनाव के माध्यम से ही चुन के लाए जाएंगे। लेकिन बाद में संविधान सभा ने इसको अस्वीकार कर दिया और बाद में राज्यपाल के रिगार्डिंग नियुक्ति का प्रावधान बनाया गया। ऐसा क्यों किया गया, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। पहला कारण यह था, एक राज्य का मुख्यमंत्री भी निर्वाचित होके आता है, अगर राज्यपाल भी अगर निर्वाचित होके आता तो वहां पर टकराव की स्थिति बनती है। अभी तो एक राज्यपाल जो होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री जो होता है उसको वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती है। अगर दोनों ही निर्वाचित होके आते तो दोनों खोजते हैं कि हमें पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए, हम भी निर्वाचित होके आए हैं, राज्यपाल भी निर्वाचित होके आया है, मुख्यमंत्री भी निर्वाचित होके आया है, तो यहां पर टकराव की स्थिति बनेगी। इसीलिए पहला ये कारण था जिस वजह से राज्यपाल को नियुक्त करने का प्रावधान बनाया गया। दूसरा ये भी, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है या फिर जो विधायक दल के जो नेता होते हैं जिनके पास ज्यादा सीटें होती है वो मुख्यमंत्री बनता है, तो ऐसे में ये ज्यादा संभावना होती कि राज्यपाल जो बनता, मान लीजिए सारे जो विधायक थे उन्होंने राज्यपाल को चुना, तो जो पक्ष वाले हैं जिनका मुख्यमंत्री होगा वही सारे विधायक मिलकर ही अपने राज्यपाल को चुन लेंगे। तो ये जो केंद्र और राज्य के बीच में जो कड़ी का काम करने का काम कर रहे थे राज्यपाल नियुक्ति के प्रावधान के तहत, अगर वो निर्वाचित होके आते तो चूंकि मुख्यमंत्री के अपने पसंदीदा और जो विधायक उनके पसंद करते उन वही राज्यपाल बनते, तो केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी का काम के रूप में वो नहीं रहता। वहां पर चूंकि वो राज्य में को ही सपोर्ट करता, मुख्यमंत्री को ही राज्यपाल सपोर्ट करता, क्योंकि वो उसी के द्वारा चुना जाता, तो ये संभावना रहती। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण ये भी था, आप देखते हैं कि चुनाव होता है तो चुनाव में करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए बोल दिए कि खर्चे होते हैं। अभी भी देखिए, अभी हमारे देश में कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से ये बात चल रही है कि जिस तरह से वन नेशन वन टैक्स, तो वन नेशन वन इलेक्शन के प्रावधान भी आए हैं, जिससे कि जो हर साल जो खर्चे होते हैं, हर साल मतलब ये कि बहुत सारे, हर एक राज्य में देखिएगा, मतलब कि बहुत सारे राज्यों में तो देखिएगा कि हर साल कभी ना कभी चुनाव होते रहता है। आज इस राज्य में, इस साल इस राज्य में, तो अगले साल किसी राज्य में। और पंचायत चुनाव हो गया, 5 साल में जो विधायक के चुनाव होते हैं उसके चुनाव हो गया, फिर लोकसभा चुनाव हो गया, फिर राज्यसभा चुनाव हो गया, तो बहुत सारे विभिन्न चुनाव होते रहते हैं। और चुनावों में आपको पता है हजारों करोड़ रुपए खर्चे होते हैं। अगर राज्यपाल भी निर्वाचित होकर करके आते तो उन पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्चा होता। तो एक गरीब देश, भारत एक गरीब देश, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी जनसंख्या है जिसमें कि अपनी आवश्यकता भी बहुत सारे लोग पूरी नहीं कर सकते हैं, और चुनाव पर ही हजारों करोड़ रुपए खर्च हो वो सही नहीं था। इस वजह से, इन सारे कारणों की वजह से संविधान सभा ने राज्यपाल को नियुक्त करने का प्रावधान संविधान में शामिल किया, न कि निर्वाचित करने का। बहुत सारे देश हैं जैसे कि अमेरिका वगैरह में देखिएगा, राज्यपाल जो होते हैं वो निर्वाचित होकर आते हैं, लेकिन भारत ने उसे स्वीकार नहीं किया। ये यहाँ पर नियुक्त करने का प्रावधान बनाया गया, जिसके तहत जो राज्यपाल हो एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में हो और केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी का काम के रूप में वो करे, और जो अननेसेसरी जो इलेक्शन के नाम पर खर्चे उसको भी बचाया जा सके, इसलिए नियुक्त करने का प्रावधान बनाया गया राज्यपाल की रिगार्डिंग। वही चीज यहां पर भी था। राज्यपाल की चयन नीति को लेकर, चयन किस तरह से किया जाए उसको लेकर संविधान सभा में व्यापक विचार विमर्श किया गया था, और इस संबंध में अनेक वैकल्पिक प्रस्ताव पेश किए गए थे। मुख्य रूप से 4 पर विचार किया गया। वयस्क मताधिकार के जरिए राज्य की जनता द्वारा सीधे राज्यपाल को चुनाव करने का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था। राज्य में सीधे जनता द्वारा चुने हुए 2 शासनाध्यक्ष, मतलब कि मुख्यमंत्री भी चुना जाएगा और राज्यपाल भी अगर चुन के आएगा तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री होने से अनेक जटिलताएं पैदा होंगी, दोनों अगर शासनाध्यक्ष रहेंगे तो चुने हुए। ऐसी आशंका भी व्यक्त की गई कि जनता द्वारा चुना हुआ राज्यपाल किसी मुद्दा पर जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री से इस आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकता है कि उसे भी तो विश्वास प्राप्त है जनता का, क्योंकि वो भी तो चुना हुआ व्यक्ति है, तो हम आपसे कम क्यों हैं, तो टकराव की स्थिति बनेगी। साथ ही निचले सदन के सदस्यों द्वारा चुनाव
एक और विचार किया गया था कि निचले सदन के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुनाव अथवा जनप्रतिनिधि प्रणाली के जरिए विधायिका के दोनों सदनों द्वारा चुनाव, इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। राज्य विधायिका द्वारा राज्यपाल का चुनाव करने का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि यदि विधायकों ने राज्यपाल का चुनाव किया तो वह बहुमत वाले दल अथवा बहुमत प्राप्त जो विभिन्न दलों का गठबंधन का खिलौना मात्र बन के रह जाएगा। जिसके पास बहुमत रहेगी उसका राज्यपाल होगा। तो ऐसे में तो जो केंद्र और राज्य के बीच में ये कड़ी का काम कर रहा है राज्यपाल, वो नहीं हो पाएगा। राज्य के विधायिका के निचले सदन द्वारा सुझाए गए एक पैनल के आधार पर राष्ट्रपति चुनाव, इस विकल्प को भी सदस्यों ने इस आधार पर स्वीकार कर दिया कि यदि राष्ट्रपति को एक पैनल से ही चुनाव करना पड़ा तो उसके चुनाव का क्षेत्र सीमित हो जाएगा। इसलिए तीसरा भी कारण को खत्म कर दिया। इसमें कुछ पॉइंट और भी हमने बताया था, जैसे चुनाव वाला खर्चा वगैरह, पर उसको भी ध्यान में रखा गया था। यहां पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप उसको जरूर लिखिएगा। तो ये नियुक्ति का प्रावधान बनाया गया। तो अब नियुक्ति के लिए क्या क्या प्रावधान इसे बनाया गया उसको अब देखते हैं। अंत में फिर यह निर्णय लिया गया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाए। इसके अनुसार संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया 155, और जिसमें कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर तथा मुहर लगे हस्ताक्षर द्वारा की जाती है। जिस प्रकार कनाडा में राज्यपाल की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा होती है, उसी प्रकार भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, किंतु 1956 में एक किया गया संशोधन था जिसके तहत यह ऐड किया गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये 1956 में जोड़ा गया था। इस उपबंध के अनुसार असम के राज्यपाल को मेघालय का राज्यपाल भी नियुक्त एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। जैसे कि अब झारखंड में ही देखिएगा, झारखंड के राज्यपाल हैं तो अगर बिहार के भी राज्यपाल वो बनाए जा सकते हैं। तो एक बार में एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये 1956 में जोड़ा गया। पहले तो संविधान में बस इतना ही था कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल होगा, लेकिन 1956 में इस प्रावधान को बदला गया। क्लियर है? तो ये नियुक्ति के संबंधित सारे प्रावधान हो गए, और प्रश्न संख्या 2 भी था, उसका भी हमने वहां पर सारा डिस्कशन कर दिया। बिल्कुल आप आसानी से उसको 400 शब्द में लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 को ही अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब चूंकि पूरा संवैधानिक प्रावधान पूछा गया है तो अब आते हैं कार्यकाल पर। तो अनुच्छेद 156 में ही इसके बारे में जानकारी दी गई है कि जो राज्य का राज्यपाल होगा उसका कार्यकाल जो होगा 5 वर्षों का होगा। अब बोलिएगा सर कि राज्यपाल तो कभी भी हटाए जा सकते, बिल्कुल हटाने का प्रावधान है। उसके पीरियड को भी एक्सटेंड करने का प्रावधान है, बिल्कुल। अगर मान लीजिए 5 साल से ज्यादा वो नियुक्त, मतलब कि राष्ट्रपति इसको और भी मंजूरी देता है कि आप ज्यादा दिनों तक भी रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, वो 5 साल के आगे भी रह सकता है। मतलब राष्ट्रपति जब तक इच्छा होगा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। इसी तरह राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भी हस्तांतरित कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए अभी झारखंड राज्य में था, उनका 5 साल पूरा हुआ तो दूसरे राज्य में भेजे जा सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान है। मतलब राष्ट्रपति को ये शक्ति दिया गया है। अथवा राष्ट्रपति किसी समय उसे पद से हटा सकता है, ये सारे अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया है। बाद में फिर एक अनुच्छेद 156 के बारे में अगर बात करें तो 156(2) के अनुसार राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के पास अपना त्याग पत्र भेजकर भी पद मुक्त हो सकता है। मतलब कि इसमें बताया गया है कि एक राज्य का राज्यपाल जो होता है किस तरह से अपने पद से मुक्त हो सकता है। तो पहला तो ये हुआ कि राष्ट्रपति जब तक उसे बना है, मतलब हटा ना दे, तब तक वो बना रहेगा। दूसरा कि अगर वो खुद चाहता है कि हम इस पद से हट जाएं तो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे दे, वहां से हट सकता है। या फिर बहुत ज्यादा ये चीजें होती है कि अगर राष्ट्रपति अगर राज्यपाल को नहीं हटा रहा है, राज्यपाल भी हटना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उसे हटाया जा सकता है। जैसे कि अगर वो ये थोड़ा बोल सकते हैं अनसाउंड माइंड का यहाँ पर बोला जाता है। अनसाउंड मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, वो सही से उसका दिमाग जो है नहीं काम कर रहा है, या फिर वो अस्थायी रूप से अपंग हो चुका है, तो वैसी परिस्थिति में भी राज्यपाल को हटाया जा सकता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब योग्यताएं, अब राज्य का राज्यपाल कौन बन सकता है इसके बारे में भी, तो इसके बारे में अनुच्छेद 157 158 में बोला गया है कि भारत का कोई भी जो भी व्यक्ति बनेगा वो भारत का नागरिक हो,
अब बोलिएगा सर यहाँ लिखा है न हो, तो इस कथन को भी ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति राज्यपाल होने के योग्य नहीं है यदि वह, मतलब नहीं है, मतलब ये व्यक्ति भारत का जो नागरिक नहीं है वो भारत का राज्यपाल नहीं बन सकता है। तो ये कथन लिखने का एक मतलब होता है ना कि थोड़ा ट्रिकी टाइप का लिखा जाता है, तो इस चीज को भी समझना है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर ये नहीं लिखते हैं, योग्य है लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा भारत का नागरिक हो। फिर कम से कम उसकी आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। और साथ ही एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जो भी राज्यपाल नियुक्त होगा वो संसद या फिर किसी भी राज्य विधानमंडल का सदस्य, सदन का सदस्य नहीं हो। कभी कभी ये परिस्थितियां बनती देखते होंगे, अनाउंस जब होता है कि इस व्यक्ति को इस राज्य का राज्यपाल बनाया गया, तो पता चलता है कि वो विधानसभा में या फिर विधान परिषद में एक सदस्य है। तो आखिर कैसे उसको घोषणा कर दी गई? प्रावधान ये होता है कि जिस दिन उसका शपथ ग्रहण होता है या फिर जिस दिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है कि हाँ इस डेट से वो राज्यपाल इस राज्य का है, तो उस दिन से अपने आप वो किसी भी सदन का किसी भी संसद का सदस्य या फिर विधानसभा मंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहेगा। जिस दिन से वो शपथ लिया उस दिन से वो पदमुक्त वहां से हो गया और राज्यपाल बन गया। साथ ही चौथा कंडीशन ये भी है कि वो किसी भी लाभ के पद पर न हो। क्लियर है? लाभ के पद का मतलब क्या हुआ? जैसे किसी कंपनी में, किसी बैंक में, किसी भी अन्य जगह पर, जैसे आईपीएस आईएएस अफसर भी बनते हैं ना बहुत सारे, या फिर बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, बहुत सारे पद के होते हैं, उन्हें भी राज्यपाल बनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी राज्यपाल बनेगा वो इन सारे पद पर ना हो, एमडी या फिर किसी भी अन्य सरकारी पद या फिर किसी भी अन्य प्राइवेट पद पर ना हो। अगर वो पद पर है तो वो नहीं बन सकता है, या फिर जिस दिन उसकी शपथ होना है तो उसी दिन उसके पहले वाले पद अपने आप खत्म हो जाएंगे, या फिर उसको वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा, उससे पद मुक्त होना पड़ेगा, तभी वो राज्यपाल बन सकता है। तो ये योग्यता थी जिसके बारे में हमने यहाँ पर बताया। एक यहाँ पर सरकारी आयोग का यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रश्न में ये डिमांड नहीं था, लेकिन इसको यहाँ पर चर्चा इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए कि राज्यपाल से संबंधित जो सरकारी आयोग थी उसकी कुछ सिफारिशों के बारे में आप लिखिए। अब ये सरकारी आयोग क्यों बनाया गया था उसको समझिए, और ये इसने क्या क्या सिफारिशें की थी उसको हम यहाँ पर बताएंगे। सरकारी आयोग, आपको पता होगा कि राज्य और केंद्र के बीच में, जैसा कि हमने बताया कि राज्यपाल एक कड़ी का काम करता है, तो हमेशा देखिएगा टकराव बनते रहता है। भले ही कड़ी का काम करे, लेकिन राज्य और केंद्र के बीच में हमेशा टकराव होती रहती है। हाँ, केंद्र में अगर और राज्य में अगर सेम पार्टी की सरकार है तो टकराव नहीं होता है। राज्यपाल भी धूमधाम से काम कर रहा है, चूंकि उसी पार्टी का मुख्यमंत्री भी उस राज्य में है, तो टकराव नहीं बनती है, बहुत बढ़िया से काम होता है केंद्र और राज्य में अगर सेम पार्टी की सरकार है तो। लेकिन अगर पता चले कि केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है और राज्य में अलग पार्टी की सरकार है, तो ऐसे स्थिति में राज्यपाल जो होता है एक तरह से वहां पर बहुत ज्यादा उसको मैनेज करना मुश्किल होता है, और हमेशा देखिएगा टकराव बनते रहता है। बहुत ज्यादा, कोई राज्य में तो बहुत ज्यादा टकराव होने लगता है, और कुछ राज्य में सामान्य कभी कभी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। जैसे कि अभी सबसे ज्यादा टकराव आप देखिएगा पश्चिम बंगाल में, बहुत कम टकराव देखिएगा झारखंड वगैरह में। हाँ, लेकिन अब बीजेपी, जैसे अभी केंद्र में बीजेपी है और राज्य में बीजेपी है, तो वहां पर टकराव की स्थिति बनती नहीं। और केंद्र भी दिल खोलकर जितना पैसा मांगा जाए, राज्यपाल जो बोलेगा या फिर मुख्यमंत्री जो बोलेगा, सारा काम अच्छे से होता है, वहां पर टकराव की स्थिति बनती ही नहीं है। लेकिन जो नहीं होती है वहां पर बनता है, ये चीज देखने को मिलता है आपको। तो इन परिस्थितियों में देखिएगा राज्यपाल जो होता है वहां पर एक मोहरा बन के रह जाता है, और बहुत सारे परिस्थितियों को ध्यान में रखकर एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए कि ये टकराव की स्थिति न बने। उसी पर ये सरकारी आयोग ने सिफारिशें की थी, क्योंकि सामान्यतः टकराव की स्थिति बनती ही है, तो ऐसी टकराव की स्थिति न बने तो उसी पर ये सिफारिश दी गई थी। क्या क्या सिफारिश था?
तो पहला सिफारिश ये था कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व, जैसे कि जिस भी राज्य में राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं तो वहां पर क्या होना चाहिए कि वह उस राज्य का नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज कि मान लीजिए आप किसी राज्य में आप किसी राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, भले ही राष्ट्रपति इसकी नियुक्त करता है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि जो मेन डिसीजन होता है वो जो केंद्र में जिसकी सरकार होती है उनके द्वारा डिसीजन लिया जाता है कि किस राज्य में कौन सा राज्यपाल बनेंगे। राष्ट्रपति सिर्फ उसको मोहर पर लगा देता है कि हाँ ये बन गया। क्लियर है? तो वही चीज सिफारिश से की गई थी कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। अब इस कथन का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इस कथन का पालन वहां पर देखने को आपको मिलेगा जहां पर सेम केंद्र में भी सेम सरकार है और राज्य में भी सेम सरकार है। लेकिन अगर केंद्र में अलग सरकार है और राज्य में अलग सरकार है तो वहां पर परामर्श नहीं लिया जाता है। अभी देखिएगा, इससे पहले झारखंड के राज्यपाल जो थे द्रौपदी मुर्मू थी, माननीय द्रौपदी मुर्मू, वो हटाए गए और उसके बाद जो रमेश बैस थे उनको नियुक्त किया गया। तो उस समय भी राज्य के मुख्यमंत्री ने कुछ बोला था कि इनको नियुक्त नहीं करना चाहिए था, उन्हीं को कंटिन्यू रखना चाहिए था। तो हो सकता है कि कुछ डिस्टर्बेंस हुआ हो, तो ये चीजें होती है। दूसरा सिफारिश था कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्ध होना चाहिए। हाँ, इसका ख्याल रखा जाता है। ये अभी देखिएगा, जो भी राज्य के राज्यपाल बन रहे हैं अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। जैसे अभी झारखंड के राज्यपाल जो बने हैं वो लगातार सांसद रहे हैं, 6 बार लगातार सांसद रह चुके हैं। और पूर्व जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। मतलब कि हर एक राज्य के राज्यपाल जो अब नियुक्त हो रहे हैं वो अपने आप में क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध रहते हैं, उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। तो इसका पालन अभी किया जा रहा है। इसके बाद अगला जो है, ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से संबंध हो, इसका भी पालन किया जा रहा है। ऐसा व्यक्ति उस राज्य की स्थानीय राजनीति से अधिक संबंधित नहीं होना चाहिए, इसका भी पालन किया जा रहा है। जैसे कि रमेश बैस नियुक्त हुए हैं तो वो मूल रूप से छत्तीसगढ़ के हैं, झारखंड से उनका तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बीजेपी के हैं, ये अलग बात है, लेकिन मूल रूप से वो छत्तीसगढ़ के हैं। उस व्यक्ति ने राजनीति, विशेषकर उस राज्य की राजनीति में भाग न लिया हो, इसका भी पालन किया जा रहा है। अगला सिफारिश था, जिस राज्य में विपक्षी दल की सरकार हो वहां केंद्र में शासक दल के किसी व्यक्ति को राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए, इसका पालन बोल सकते हैं कि नहीं किया जा रहा है। अभी एग्जाम्पल ये हमने दे रहे थे, झारखंड के राज्यपाल हैं जो है वर्तमान में, तो इसका पालन आप देखिएगा नहीं हो रहा है। जैसे कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने अपने ही पार्टी के व्यक्ति को, जो सांसद रह चुके हैं बीजेपी के, उन्हीं को झारखंड के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त कर दिया है। तो यहां पर एक चीज देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सरकार जो है, राज्य के मुख्यमंत्री अलग पार्टी के हैं और किसी पार्टी के व्यक्ति को राज्यपाल बनाना ये सरकारी आयोग की सिफारिश नहीं था। क्लियर है? कुल मिलाकर इतने वर्षों में 2 प्रथाएं प्रचलित हुई। पहले, राज्यपाल नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति उसी राज्य से संबंधित न हो, ये इसका पालन हो रहा है, जिसमें उसे राज्यपाल नियुक्त किया जाना है। दूसरे राज्यपाल के पद के लिए व्यक्ति की नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेते समय राज्य के मुख्यमंत्री विश्वास में लेना चाहिए। आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के बारे में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करता है, लेकिन अनेक उदाहरण है जब ऐसा नहीं किया जाता है। बहुत बार होता भी है, लेकिन बहुत बार नहीं होता है। इस प्रथा का पालन विशेषकर उन राज्यों के मामले में नहीं किया जाता है जिन राज्यों में केंद्र से पृथक किसी अन्य दल की सरकार हो। क्लियर? वहां पर पालन सामान्यतः नहीं होता। और ये आज ही की डेट की नहीं है, ये हम लोग को ये चीज भी नहीं देना है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर कि ये पहले भी होता था। बिल्कुल, हर एक केंद्र में जिसकी सरकार रहेगी, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, या फिर गठबंधन, किसी तरह गठबंधन वाली सरकार हो, तो ये हर समय देखने को मिलता है कि जब केंद्र में जो सरकार होती है, अगर नहीं है स्थिति, तो वहां पर ये टकराव होता ही रहता है और नियमों का पालन नहीं होता है। तो ये सरकारी आयोग की जो सिफारिशें थी उसके बारे में हमने बताया है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो इन सारे पॉइंट को आप जरूर लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक राज्यपाल के जो वेतन और भत्ते होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मासिक वेतन अगर हम बात करें तो 3.5 लाख प्रदान किया जाता है। साथ ही निःशुल्क सरकारी आवास
बहुत सारे भत्ते और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही संसद को राज्यपाल के वेतन, अब सवाल उठता है कि राज्यपाल के वेतन कौन निर्धारित करता है, भत्ते वगैरह, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि आपके मेंस में ऑब्जेक्टिव टाइप के भी प्रश्न आते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके जो वेतन हो गया, भत्ते हो गया और अन्य सुविधाएं, ये इसके लिए कानून जो बनाते हैं वो संसद के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर है? लेकिन उसके पद पर बने रहने के दौरान वेतन और भत्ते घटाए नहीं जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं, घटाए नहीं जा सकते हैं। ये 158 जो अनुच्छेद है 3(4) में दिया हुआ है। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते राज्य के संचित कोष से ही दिए जाएंगे। हाँ, एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना है कि भले ही राज्यपाल के वेतन और भत्ते और अन्य सुविधाएं संसद तय करेगा, लेकिन राज्यपाल जिस राज्य का राज्यपाल होगा उसी राज्य के संचित जो कोष है उसी से उनको वेतन और अन्य सुविधाएं जो संसद के द्वारा तय की गई है वो दी जाएगी, क्योंकि वो राज्य में ही काम करता है तो वहीं से उसको पैसे वेतन मिलेंगे। अब न्यायिक सुविधाएं भी एक राज्य के राज्यपाल को दिया जाता है और उसके लिए संविधान में भी उल्लेख मिलता है। बहुत सारे जो न्यायिक सुविधाएं हैं, क्या क्या मिलते हैं, वह अपने पद पर, मतलब कि जब वो अपने पद पर हैं, पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्य के पालन के संबंध में किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। साथ ही उसके कार्यकाल में उसके विरुद्ध फौजदारी अभियोग नहीं चलाया जा सकता। मतलब कि ये सारे न्यायिक उनको अधिकार दिए गए हैं, न्यायिक सुविधाएं हैं कि अगर राज्यपाल कोई डिसीजन लेता है तो आप वो किसी न्यायालय के प्रति जवाब देने के लिए नहीं है कि आखिर ये डिसीजन क्यों लिया, न्यायालय उससे पूछ नहीं सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया। क्लियर है? दूसरा, अगर वो कार्यकाल के दौरान है कोई राज्य के राज्यपाल तो उन पर फौजदारी अभियोग भी नहीं चलाया जा सकता है। साथ ही उनके कार्यकाल में उसे बंदी बनाने के लिए न्यायालय द्वारा कोई आदेश भी जारी नहीं किया जा सकता है। साथ ही व्यक्ति के रूप में राज्यपाल के विरुद्ध दीवानी अभियोग चलाया जा सकता है, परंतु इस उद्देश्य के लिए उसे 2 मास की अग्रिम सूचना भी देना पड़ेगा, अनिवार्य है। ये 2 माह पहले ही बताना होगा कि आपके विरुद्ध दीवानी अभियोग चलाया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं करते तो आप उनके विरुद्ध नहीं चला सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उनके शक्तियां और कार्य, जो कि अंतिम टॉपिक था। तो राज्यपाल को बहुत सारे शक्तियां और कार्य दिए गए हैं, तो एक एक करके हम लोग उन पर चर्चा करते हैं। 3 तरह के उनके शक्तियां और कार्य पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी उनको शक्तियां क्या क्या मिले, उसके बाद हम लोग यहां पर चलेंगे। कार्यपालिका के बाद विधायिका संबंधी उनकी शक्तियां क्या दी गई, और जो हम लोग तीसरा जो बात करेंगे वो वित्त संबंधी शक्तियां उनको क्या क्या मिली। फिर उसके बाद एक राज्यपाल को विवेकाधिकार संबंधी शक्तियां भी प्राप्त होती है, तो वो क्या क्या शक्तियां उनको प्राप्त हुई है उसके बारे में लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। और ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 3 का भी सिर्फ यही पूछा गया है, यहां से पूछा गया है प्रश्न संख्या 3, जिसको बिल्कुल आप आसानी से 400 शब्द में लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का भी उत्तर देना है, तो उस पर हम लोग पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्यपालिका पर बात करते हैं, उसके बाद विधायिका, फिर उसके बाद वित्त पर, और उसके बाद हम लोग विवेकाधिकार पर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्यपालिका संबंधी उनको क्या क्या शक्तियां मिली हैं। जैसा कि हमने बताया कि राज्यपाल जो होता है राज्य का एक कार्यकारी प्रमुख होता है, एक संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्य के सभी कार्यकारी अधिकार उनके पास होते हैं, जिनका उपयोग वो प्रत्यक्षता और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकते हैं। राज्य के कार्यपालिका संबंधी जो भी सभी कार्य है वो राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। जो भी, जैसे कि कोई विधेयक आया, विधेयक को अंतिम मंजूरी देना है, विधानसभा में पास हो गया, लेकिन अंतिम मंजूरी राज्यपाल ही देगा और उनके नाम पर होता है। कोई भी गजट प्रकाशित करना है तो उनके नाम पर, तो हर चीज काम जो होता है चाहे उनके अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं वो उन्हीं के नाम पर करते हैं। इसके अलावा वह राज्य सरकार का कामकाज सामान्य ढंग से चलाने तथा मंत्रियों के कार्य वितरण करने के लिए भी नियम बना सकते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो कार्यपालिका में हम लोग देखते हैं, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना और मुख्यमंत्री के परामर्श पर जो मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, उसका गठन करना भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही राज्यपाल के पास मंत्रियों की नियुक्ति के अधिकार के साथ ही उनको बर्खास्त करने के भी अधिकार होते हैं, लेकिन इसका उपयोग बहुत
रेयर केस में राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि अगर एक मेजोरिटी में सरकार होती है तो उनको बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। और साथ ही जब तक मुख्यमंत्री ना बोले किसी मंत्री को, बर्खास्त भी राज्यपाल नहीं कर सकता है खुद से। इसके अलावा राज्यपाल सहित जितने भी मंत्री को बर्खास्त करना, राज्यपाल महाधिवक्ता और राज्य के जितने भी लोक सेवा आयोग और जैसे कि वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, और जैसे कि हम जेपीएससी की बात करते हैं या फिर राज्य के महाधिवक्ता की बात करते हैं जो एडवोकेट जनरल के नाम से इंग्लिश में बोला जाता है, उन सारे आयोग जो सदस्य होते हैं और जो उसके अध्यक्ष होते हैं उनको नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो लोक सेवा आयोग के सदस्य उनको हटाने का अधिकार इनके पास नहीं होता है, वो राष्ट्रपति ही हटा सकता है। क्लियर है? ये अनुच्छेद 317 में ये दिया हुआ है। अगला जो है पॉइंट, राज्य के जो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है, और राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल अपने राज्य की विधानसभा में एंग्लो जो इंडियन समुदाय, एंगल जो भारतीय समुदाय है, उनके सदस्यों को नामों का निर्दिष्ट करता है। ऐसे तो इसके प्रावधान जनवरी 2020 से हटा दिए गए, लेकिन झारखंड में चुनाव जो दिसंबर 2019 में हुआ था नियम बनने से पहले, तो इस बार एंग्लो इंडियन जो एक मनोनीत सदस्य होते हैं विधानसभा में, वो अभी भी हैं। क्लियर है? तो उनको भी नाम निर्दिष्ट करने का काम जो होता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यदि उससे यह समाधान हो जाता है कि उसका सत्ता में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है, राष्ट्रपति लोकसभा में इस शक्ति का प्रयोग से अधिक 2 सदस्य नियुक्त कर सकता है, किंतु राज्यपाल संविधान के जो 23वां संविधान संशोधन हुआ था 1969 में, उसके पश्चात 1 से अधिक सदस्य नियुक्त नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद 333 में जोड़ा गया था। क्लियर है यहां तक? इसके अलावा एक और कार्यपालिका में उनके शक्ति के बारे में हमें पता चलता है, वह है कि जिन राज्यों के विधानमंडल द्विसदनीय है, भारत में अभी 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय, जैसे झारखंड एक सदनी वाला है, यहां पर विधानमंडल है, सिर्फ विधानसभा है, जबकि जैसे बिहार में द्विसदन है, विधानसभा परिषद और एक विधानसभा। तो जिन राज्यों के विधानमंडल द्विसदनीय अर्थात जहां विधानसभा भी है और विधान परिषद है, वहां विधान परिषद के बारे में राज्यपाल को सदस्यों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति उसी प्रकार है जैसा कि राज्यसभा की दशा में राष्ट्रपति को होता है। जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति नाम नियुक्त करता है, उनकी नियुक्ति होती है, उसी तरह विधानसभा में राज्यपाल को भी सदस्यों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति मिलती है। इस शक्ति का उपयोग करते हुए व्यक्तियों के संबंध में किया जाएगा, और जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है, राज्यपाल राज्यसभा से संबंधित तत्वधान सूची में सहकारी आंदोलन शामिल नहीं है। मतलब सीधा सा यहां पर बता रहा है कि अगर ये सारे नॉलेज के साथ अगर हो तो राज्यपाल विधान परिषद में उन्हें नियुक्त कर सकता है। क्लियर है? यहां पर एक बताया गया है बस अनुच्छेद 371 में कि राज्यसभा से संबंधित उसमें सहकारी आंदोलन को नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, सिर्फ ये विधान जो परिषद है उसमें संबंधित उस व्यक्ति को यहां पर नियुक्त राज्यपाल कर सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये कार्यपालिका से संबंधित उनको अधिकार हो गया। अब हम लोग देखते हैं जो विधायिका से संबंधित उनको अधिकार, उनको शक्तियां दी गई है। तो राज्यपाल ठीक उसी तरह राज्य विधायिका का भी एक अभिन्न अंग है, जैसा कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 174 के अनुसार अगर हम बात करें तो राज्यपाल को राज्य विधायिका का सत्र बुलाना, सत्रवास करना, विधानसभा को भंग करने का अधिकार, कब इसको हेल्ड करना है, तो वो सारे अधिकार जो है राज्यपाल के पास होता है। साथ ही विधानमंडल का सत्र भी बुलाना, 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक अंतर ना हो, ये सब भी देखना, ये राज्यपाल का काम होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 175 में भी प्रावधान है कि राज्यपाल जो विधायिका के किसी भी एक अथवा दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, चाहे वो विधान परिषद हो या फिर विधानसभा हो। जैसे झारखंड में विधान सभा है तो उसको संबोधित कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। दोनों सदनों को किसी लंबित विचाराधीन विधेयक अथवा अन्य विषय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ये क्या है? तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक विधेयक विधानसभा में पारित किया जाता है, लेकिन राज्यपाल उस विधेयक से संतुष्ट नहीं है या फिर उसको लगता है कि नहीं इसमें कुछ बदलाव किया जाना चाहिए, वो पुनर्विचार के लिए फिर से भेज सकता है। वही यहाँ पर बोला गया है। चुनाव के बाद
जो नव गठित विधानमंडल है उसका पहला अधिवेशन और प्रत्येक नए वर्ष का पहला सत्र राज्यपाल के द्वारा ही संबोधित किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही राज्यपाल अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, क्लियर है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, वही पॉइंट यहां पर दिया हुआ है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यह शक्ति उसे तभी प्राप्त होगी जब विधानमंडल या फिर उसके दोनों सदन सत्र में नहीं है। राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी प्राप्त होती है, तो यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है, इसका प्रयोग मंत्रियों की सलाह और सहायता से ही किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, ये भी शक्ति जो है राज्यपाल को जो विवेकाधीन की शक्तियां प्राप्त होती है उसी के जैसा है, लेकिन नहीं, इसका जो प्रयोग राज्यपाल तभी कर सकता है मतलब कि मंत्रियों की सलाह और सहायता से ही उसका किया जाएगा। साथ ही विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियमों की तरह ही राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक क्रियाशील रहते हैं। यदि विधानमंडल 5 सप्ताह के पूर्व ही राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अस्वीकृत किया जाए तो वह अध्यादेश तत्कालिक खत्म समाप्त हो जाता है। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं, तो विधायिका संबंधित और कुछ शक्तियां जिसके बारे में यहां पर बताया गया है। तो राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति भी परिधि का विस्तार राज्य विधानमंडल की विधायिका शक्ति के बराबर ही है, और यह 7वीं अनुसूची के सूची 2 और 3 के विषयों को तक ही सीमित है। यदि समवर्ती विषय में है, समवर्ती विषय आपको पता है जिसमें कि केंद्र और राज्य से संबंधित जो मामले आते हैं वो समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट के विषय होते हैं। संबंधित संघ की किसी विधि से राज्यपाल के अध्यादेश का विरोध है तो इस विरोध के होते हुए वह अभिभावी होगा यदि अध्यादेश राज्यपाल के निर्देशों के अनुसरण में बनाया गया है। क्लियर है? जैसे कि कुछ सूचियां जो होती है राज्य और केंद्र के दोनों के मामले आते हैं, लेकिन जब एक राज्य में कानून बनता है तो मान लीजिए जो उस पर केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया है और दोनों में विरोधाभासी है, तो उसी चीज को यहां पर लिखा हुआ है। अगर विरोध है और लेकिन राज्यपाल ने इसको अपने पूर्ण निर्णय के साथ उसको मंजूरी दे दिया है तो बिल्कुल अध्यादेश राज्यपाल के निर्देशों के अनुसार माना जाएगा और वो प्रभावी होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राज्यपाल को अध्यादेश बनाने की शक्ति की विशेषता है और वह राष्ट्रपति के अनुदेश के बिना अध्यादेश नहीं बना सकता है। अगला जो है, इन्हीं उपबंधों के अंतर्विष्ट करने वाले विधेयक के बिना विधानमंडल के पुनः स्थापन के लिए संविधान के अधीन राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति का विधान भी बनाया गया है। मतलब कि राष्ट्रपति से मंजूरी लेना पड़ेगा कुछ मामलों में, तभी ये लागू किया जा सकता है। इसके अलावा यदि उन्हीं उपबंधों के अंतर्विष्ट करने वाले विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना आवश्यक समझता है, साथ ही उन्हीं उपबंधों को अंतर्विष्ट करने वाला राज्य विधानमंडल का अधिनियम एवं संविधान के अधीन अविधिमान होगा यदि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जाने के पश्चात उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्रदान नहीं होती है। यह अनुच्छेद 213 में इसको चर्चा भी किया गया है। इसके अलावा अंत में है ये, राज्यपाल की राज्य विधान पर वोटों करने का शक्तियां पर पृथक रूप से विचार किया गया है। क्लियर है? तो ये सारे संबंधित जितने भी हमने डिस्कस किया तो राज्यपाल को जो विधायिक शक्तियां प्राप्त होती है उसके बारे में। अब वित्त संबंधी कुछ शक्तियां भी राज्यपाल को दी गई है। तो वित्त संबंधी क्या क्या शक्तियां जो है एक राज्य के राज्यपाल को दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि हर एक राज्य के द्वारा हर साल बजट पेश किया जाता है और जो जिसे हम लोग संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां पर बजट जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। और एनुअल जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उसमें 2 चीजें आती हैं, एक इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण और एक बजट आता है। तो यह सुनिश्चित करना कि उस राज्य सरकार के द्वारा हर साल वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले बजट और आर्थिक सर्वेक्षण मतलब कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण पेश कर दिया गया हो तो उसके बारे में भी देख रखना वो राज्यपाल का काम होता है। इसके अलावा राज्य का आकस्मिक निधि कोष राज्यपाल के अधिकार में होता है और वह इससे अग्रिम निधि निकाल सकता है, विशेषकर अचानक आने वाले खर्चे के लिए जो राज्य विधानमंडल के अधिकार में होते हैं।
मतलब इमरजेंसी में अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो निकाल सकता है। साथ ही न्यायपालिका संबंधी शक्तियां राज्यपाल जिला न्यायाधीशों और अन्य जो न्यायिक अधिकारियों हैं उनको नियुक्ति, पदोन्नति आदि मामले में भी निर्णय राज्यपाल के द्वारा ही लिया जाता है। एक अनुच्छेद 161 है, उसमें प्रावधान बनाया गया है कि राज्यपाल जो होता है न्यायालय द्वारा दंड किए गए किसी व्यक्ति को, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको एग्जाम में अगर पूछा गया है तो इन सारे पॉइंट को जरूर लिखिएगा। हाँ, कुछ पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो कि लगते हैं कि ये एग्जाम के समय उतने ज्यादा याद नहीं रहेंगे, लेकिन अगर बारीकी से सभी को पढ़िएगा तो बिल्कुल आसानी से याद रहते हैं। हाँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सभी पॉइंट नहीं आते हैं तो कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि ये पॉइंट, उनको जरूर लिखिएगा। इसमें क्या है, जैसे कि न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को सजा दिया गया, किसी भी तरह का सजा, तो उसको क्षमादान करने का शक्ति जो है एक राष्ट्रपति के जैसा राज्यपाल के पास भी होता है। हाँ, लेकिन एक चीज, एक सजा को छोड़कर, मृत्युदंड है। अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है तो मृत्युदंड की सजा को माफ करना या फिर उसको बदलने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास होता है, राज्यपाल इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ, मृत्युदंड के अलावा जितने भी अन्य दंड है किसी व्यक्ति को दिया गया विशेष को, तो उसको बदलने का, सजा को बदलने का, उसको क्षमा करने का ये अधिकार जो है राज्यपाल को मिलता है। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे, जो विवेकाधिकार संबंधी शक्तियां राज्यपाल को दी गई है उसके बारे में। विवेकाधिकार मतलब कि राज्यपाल को स्वविवेक से, अपने विवेक से लेने का, कुछ डिसीजन जो लेने का अधिकार जो है राज्यपाल को दिया गया है। तो वो कौन कौन से अधिकार जो है राज्यपाल को दिए गए हैं, तो यहां पर मुख्य रूप से हम लोग दो पर चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे स्वविवेक का अधिकार जो संविधान में उल्लेखित है कि इनमें राज्यपाल खुद अपने अनुसार डिसीजन ले सकता है, संवैधानिक विवेकाधिकार इसको बोलते हैं। और दूसरा जो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे वह है परिस्थिति के अनुसार, ऐसी परिस्थिति आ गई इसीलिए ये हमें डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और एक और इसमें तीसरा आता है जिसके बारे में हम लोग विशेष उत्तरदायित्व के हम लोग इसको बोलते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा ये उसे विशेष उत्तरदायी राष्ट्रपति के द्वारा उस संबंधित राज्य के राज्यपाल को दिया जाता है। जैसे कि आप सुनते होंगे कि राष्ट्रपति निर्देश ये दे सकता है राज्यपाल को कि महाराष्ट्र या गुजरात का राज्यपाल का राज्य में कुछ विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष कदम उठाने का विशेष उत्तरदायित्व होगा, जो विदर्भ, जैसे कि विदर्भ या सौराष्ट्र में राष्ट्रपति ने राज्यपाल को दिया। तो ये तीसरा विशेष उत्तरदायित्व के कैटेगरी में आता है। क्लियर है यहां तक? अब इसमें एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग संवैधानिक जो विवेकाधिकार है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। संवैधानिक विवेकाधिकार में सबसे पहले आता है कि भारत के राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधिकार होते हैं, और ऐसे विशेष मामले में उसे मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर काम नहीं करना पड़ता, बल्कि अपने व्यक्तिगत निर्णय, मतलब कि वो खुद डिसीजन लेगा, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, मंत्रिमंडल पर निर्भर नहीं करेगा कि जो मंत्रिमंडल बोलेगा हम वही करेंगे या फिर वैसी के अनुसार हम डिसीजन लेंगे। वो राज्यपाल व्यक्तिगत निर्णय लेता है, पहला हो गया। दूसरा, राष्ट्रपति को राज्य की स्थिति के बारे में, विशेषकर जो संवैधानिक कभी कभी संकट आते हैं, जैसे कि अभी आप पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, केरल में देख रहे हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा रिपोर्ट वगैरह राष्ट्रपति को, केंद्र को देना, ये काम होता है राज्यपाल का समय समय पर, क्योंकि उसके बारे में तो राष्ट्रपति को पता नहीं है, या फिर कहीं ये लिखा नहीं कि ये संकट ही बताना है राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, या फिर यही संकट को बताना है। जो भी उसको लगता है कि नहीं इससे संवैधानिक संकट होता है, स्थिति बिगड़ती है, तो केंद्र को, मतलब राष्ट्रपति को ये सूचित करेगा। इसके अलावा तीसरा है, राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात रखने के लिए निर्णय भी राज्यपाल स्वयं लेता है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और कोई उसको बोल भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य के सरकार के बीच में मामले पर विरोध पैदा होने पर भी राज्यपाल अपने विवेक से काम करता है। साथ ही कोई अध्यादेश जारी करते समय भी राज्यपाल को राष्ट्रपति की सलाह लेनी पड़ती है,
और ऐसे में वो अपने विवेक से ही काम करता है, किसी से वो नहीं पूछ सकता। जैसे कि अब सवाल, अब आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि आखिर किन मामलों में वो राष्ट्रपति से सलाह लेगा और किन मामलों में नहीं लेगा। तो इसका कहीं लिस्ट नहीं मिलेगा। वो राज्यपाल जो है अपने स्व विवेक से डिसीजन लेता है कि हाँ, इन मामलों में हमें अगर लगता है कि राष्ट्रपति से विचार लेना चाहिए, हम लेंगे, अगर नहीं लगता है तो वो नहीं लेगा। वो इंडिविजुअल पर्सन पर, उस राज्यपाल पर निर्भर करता है। इसके अलावा असम और नागालैंड के राज्यपाल, क्योंकि असम और नागालैंड को कुछ विशेष अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं, तो वहां के राज्यपाल आदिवासी क्षेत्र का प्रशासन चलाने और नागा विद्रोहियों की हिंसक गतिविधियों पर भी नियंत्रण संबंधी मामलों पर अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। क्लियर है? तो ये सारे संवैधानिक विवेकाधिकार हो गए। अब परिस्थिति के अनुसार भी, तो परिस्थिति के अनुसार भी जैसे किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करना है, तो पहले से तो ये संवैधानिक नहीं हो सकता है कि इसी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो जिसकी पार्टी सबसे ज्यादा विधायक होंगे, चुनाव के बाद सबसे ज्यादा बनेंगे, उसी को नियुक्त करेगा मुख्यमंत्री। मंत्रिमंडल को बर्खास्ती करने का, अगर लगता है कि उनकी जो पार्टी, जो जिसकी सरकार बनी है, अगर उनकी मेजोरिटी अब नहीं है, तो वैसे मामले में जो राज्यपाल है उस मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देगा। क्लियर है? तो इन पॉइंट को पढ़िएगा। ओके, क्लियर है यहां तक सभी को? तो ये परिस्थिति के अनुसार, तो राज्यपाल किसी विशेष परिस्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल अपने मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता से काम करता है, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में, अगर मान लीजिए मेजोरिटी की सरकार बन ही नहीं पा रही है, तो किस मंत्रिमंडल है ही नहीं मेजोरिटी वाली, या फिर बोल सकते हैं कि वो स्थिर सरकार बना ही नहीं पा रही है, तो ऐसे में वो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है और राष्ट्रपति को राज्य की परिस्थिति के संबंध में जानकारी देता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गया, मंत्रिमंडल की बर्खास्ती हो गया, विधानसभा को भंग करना। अतः राज्यपाल सामान्य स्थिति में संवैधानिक मुखिया तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में विवेक शक्तियों का प्रयोग करने वाला राज्य का प्रमुख अधिकारी होता है। अब लास्ट में जो हम लोग यहाँ पर विशेष उत्तरदायित्व, तो ये विशेष उत्तरदायी, अब बोलिएगा सर कि ये किस रूप में दिया गया है इनको अधिकार? ये क्या ये विवेकाधिकार का ही अंग है? तो उसी का अंग है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक ऊपर से नहीं कहेगा तब तक राज्यपाल इन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है। जैसे कि यहां पर हमने पहला बताया था 371 अनुच्छेद 2 में। क्लियर है? तो वो पॉइंट को आप रीड कीजिएगा।
ओके, तो ये पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और अधिकार जो विशेष अधिकार दिए गए हैं नागालैंड के संबंध में। तो राज्य में विधि व्यवस्था बनाने के लिए उत्तरदायित्व तब तक है जब तक कि उस राज्य में विद्रोही नागाओं के कारण आंतरिक अशांति बनी रहती है, तो उस संबंध में राज्यपाल को विशेष अधिकार दिया गया है। इसके अलावा 1971 के अंत में अंतःस्थापित अनुच्छेद 371 ग1 द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह निर्देश दे कि मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य मिलकर बनने वाले राज्य की विधानसभा की समिति का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करना वहां के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायी होता है। इसके अलावा जो संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा यह भी स्थापित किया गया कि सिक्किम राज्य का विशेष उत्तराधिकार है कि वह शांति के लिए और सिक्किम की जनता के विभिन्न विभागों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए कार्य करे। तो ये सारे अधिकार जो थे राज्यपाल को विशेष अधिकार के अंतर्गत ये सारे आते हैं। हमने हर पॉइंट को यहां पर इंडिविजुअली रीड भी किया है, आपको उसके बारे में हमने बताया भी है। हर एक पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल अगर हम डिस्कस करें सारे पॉइंट अभी तक हमने जो डिस्कस किया है यहाँ पर, तो राज्यपाल के जो सबसे पहले हमने जो संवैधानिक प्रावधान था उसके बारे में हमने बताया, साथ ही राज्यपाल को जो विशेष अधिकार प्राप्त है उसके बारे में हमने बताया, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है, राज्यपाल नियुक्ति क्यों होते हैं, निर्वाचित क्यों नहीं होते हैं, उसका कारण हमने बताया, साथ ही राज्यपाल के वेतन के बारे में, उनके कार्यकाल बारे में, जो राज्यपाल कौन बन सकता है उसके बारे में हमने बताया। फिर हमने शक्तियां और कार्य के बारे में बताया। तो शक्तियां और कार्य हमने 3 स्तर पर बताया, कार्यपालिका के मामले में, विधायिका के मामले में, वित्त के मामले में और फिर विवेकाधिकार के मामले में। विवेकाधिकार में भी 3 हमने बताया, एक संवैधानिक जो विवेकाधिकार है परिस्थिति के अनुसार, और फिर एक विशेष उत्तरदायित्व इनको जो दिया गया है। तो हर एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा। फिर भी अगर इस टॉपिक में अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्वरूप एकेडमी पर उपलब्ध होगा। जो भी छात्र इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ हम वहां पर उपलब्ध करा देंगे। और साथ ही जो भी छात्र जेपीएससी पीटी मेंस और टेस्ट सीरीज के लिए स्टडी मटेरियल के लिए और जेएसएससी परीक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं आगामी परीक्षा के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर कॉल कर लीजिए या फिर स्वरूप लर्निंग ऐप है जो हमारा एंड्रॉयड ऐप, वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर सारे कोर्सेज आपको उपलब्ध होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।